आज के इस कार्यक्रम में स्वर विज्ञान के उस पार्ट के संबंध में चर्चा करेंगे जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मन चाहे पुत्र या पुत्री का जन्म कैसे हो सकेगा। स्वर विज्ञान के संबंध में काफ़ी चर्चा पहले हो चुकी है कि स्वर का मतलब होता है श्वास, अर्थात हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास लेने की इस प्रक्रिया से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होते हैं। हर एक नाड़ी के एक्टिवेट होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका अपना महत्व है। हमारे संत महात्माओं ने नाड़ियों की उस ऊर्जा को भली भांति पहचान कर उनके उपयोग की विधि स्वर विज्ञान में बताई और मन चाहे पुत्र पुत्री कैसे हो सकेंगे के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इस टॉपिक को सारांश के रूप में हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। यदि पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो तो उस समय अगर सहवास की क्रिया होती है तो पुत्र उत्पन्न होगा, और यदि पुरुष का बायां स्वर और पत्नी का दायां स्वर चल रहा हो तो कन्या का जन्म होगा। और हमारा दायां या बायां स्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है कैसे पता करेंगे? इसके लिए अपने अंगुली से चेक कर सकते हैं। कैसे? अपने अंगुली से बाएं नाक को बंद करके देखते हैं। अगर दाएं नाक से खुली सांस आ रही है, जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दायां स्वर चल रहा है, दायां स्वर एक्टिव है। और यदि दाएं नाक से खुली श्वास नहीं आ रही है, जा रही है, तो दायां स्वर बंद है, एक्टिव नहीं है। इसी प्रकार दाएं नाक को बंद करके बाएं स्वर को भी चेक कर लेते हैं कि बायां स्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए मन चाहे संतान के लिए पहले निर्धारित स्वर एक्टिव कर लेना चाहिए। और ये स्वर कैसे एक्टिव होंगे? इसके लिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष बाएं करवट और पुत्री की इच्छा करने वाले पुरुष दाएं करवट लेटकर सोने से ये स्वर खुलते हैं। यानी अगर बाएं करवट लेटकर सोते हैं तो दाएं ओर का स्वर खुल जाता है। इसी को स्वर का एक्टिव होना भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर दाएं करवट लेकर सोते हैं तो बायां स्वर खुल जाता है, और जब स्वर खुल जाता है तो फिर पुत्र या पुत्री की कल्पना में सहवास क्रिया करने से मनोवांछित फल प्राप्त होना बताया गया है। स्वर विज्ञान में गर्भधारण के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि रजोदर्शन के बाद अर्थात 3 दिन के बाद 16 रात्रि में गर्भधारण होता है, जिसमें 7 रात्रि को सम और 6 रात्रि को विषम माना गया है। प्रथम 3 रात्रि वर्जित और उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16वीं रात्रि में अगर गर्भधारण होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें रात्रि में अगर गर्भधारण होता है तो कन्या का जन्म होता है। इसी प्रकार गर्भधारण के भी नियम बताए गए हैं कि रजोदर्शन के बाद अगर 4थी रात्रि को गर्भधारण होता है तो अल्प आय और दरिद्र पुत्र का जन्म होता है। 5वीं रात्रि में गर्भधारण से मध्यम आयु का पुत्र जन्म लेता है। 7वीं रात्रि में गर्भधारण से बांझ पुत्री का जन्म होता है। 8वीं रात्रि को अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो गर्भधारण से ऐश्वर्यवान एवं सुशील पुत्र का जन्म होता है। 9वीं रात्रि को गर्भधारण से ऐश्वर्यवती पुत्री का जन्म होता है। 10वीं रात्रि को अगर गर्भधारण होता है तो चालाक एवं निपुण पुत्र का जन्म होता है।
11वीं रात्रि को चरित्रहीन पुत्री का जन्म होता है। 12वीं रात्रि को उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 13वीं रात्रि में अशुभ संतान या वर्णशंकर कोख वाली पुत्री का जन्म होता है। 14वीं रात्रि को सर्वगुण संपन्न पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि को भाग्यशाली पुत्री का जन्म होता है। 16वीं रात्रि को उत्तम पुत्र का जन्म होता है। इसी प्रकार पंच तत्व के अनुसार अगर स्वर पृथ्वी तत्व है तो पुत्र का जन्म होता है, जल तत्व है तो पुत्री का जन्म होता है, वायु तत्व है तो गर्भ गल जाएगा, अग्नि तत्व है तो गर्भ गिर जाएगा और आकाश तत्व है तो नपुंसक का जन्म होता है। और ये पंच तत्व क्या होते हैं, इस संबंध में आपको बता दें कि पंच तत्वों के अनुसार स्वर 5 प्रकार के होते हैं। अगर नासिका से 16 अंगुल तक स्वर का प्रवाह होता है तो पृथ्वी तत्व कहलाता है। अगर 12 अंगुल तक स्वर का प्रवाह होता है तो जल तत्व कहते हैं और 8 अंगुल तक स्वर का प्रवाह होता है तो अग्नि तत्व और 6 अंगुल तक स्वर का प्रवाह होता है तो वायु तत्व और 3 अंगुल तक स्वर का प्रवाह होता है तो आकाश तत्व कहते हैं। तो पुत्र या पुत्री के जन्म पर इन तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे संत महात्माओं के द्वारा हमारे स्वर के आधार पर पुत्र या पुत्री के जन्म लेने के संबंध में जो कहा गया उसका सारांश हमने आपके सामने रखा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।